Good evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is isolation of plasmid by E. coli by alkaline lysis method and its quantification spectrophotometrically। तुम्हारे प्रैक्टिकल कोर्स का ये टॉपिक है। सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो क्या होता है आइसोलेशन, प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा एक और क्रोमोसोम होता है जो कि क्या होता है, सुपर कॉइल्ड होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है और जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इसी प्लाज्मिड का यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में एज अ टूल, एज अ वेक्टर हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का, उसको कैरी करके रखने का कार्य करता है। तो द आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम ई कोलाई यूजिंग एन अल्कलाइन लाइसिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड मेथड। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड मेथड है। ई कोलाई विद प्लाज्मिड इज कल्चर्ड इन मीडिया। ई कोलाई जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट हो उसको पहले हम ऐसे मीडिया में कल्चर करते हैं जिसमें हमने क्या डाला हुआ है, एंटीबायोटिक्स डाला हुआ है। एंटीबायोटिक्स इसलिए डालते हैं कि हमको जो बैक्टीरिया चाहिए सिर्फ वही ग्रो करे, उसके अलावा उसमें कोई भी और ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, और हमें जो चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के अलावा यदि कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो वो कंटामिनेशन कहलाता है। तो हम डीकंटामिनेटेड कंडीशन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। हाई सेल डेंसिटी वाले एंटीबायोटिक्स का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बाद में हमें जो प्लाज्मिड मिलेगा, ई कोलाई मिलेगा, उसका हम लाइसिस कराएंगे SGS या NaOH सॉल्यूशन के थ्रू। SGS का फुल फॉर्म होता है सोडियम ड्यूटेसिल सल्फेट एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। रैपिड एसिडिफिकेशन यूजिंग कंसनट्रेटेड पोटेशियम एसीटेट कॉजेज द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्रोमोसोमल DNA। जब हम क्या कर लेते हैं, लाइसिस करा लेते हैं SGS या NaOH सॉल्यूशन के थ्रू, उसके बाद में हम उस ई कोलाई प्लाज्मिड का कंटिन्यूसली एसिडिफिकेशन कराते हैं और एसिडिफिकेशन के लिए हम कंसनट्रेटेड पोटेशियम एसीटेट का यूज़ करते हैं। और ये पोटेशियम एसीटेट जो होता है वो क्या करता है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है एंड क्रोमोसोमल DNA होता है उसके प्रेसिपिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें प्रेसिपिटेशन को स्टिमुलेट करता है। प्लाज्मिड DNA विच इज़ सुपर क्वाइल्ड, प्लाज्मिड DNA जो कि सुपर क्वाइल्ड होता है, रिमेंस इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में बचा रहता है एंड कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ सिलिका स्पिन कॉलम। और उसको हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप सिलिका स्पिन कॉलम में उसके बैंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। द प्लाज्मिड DNA इज वॉश्ड विथ एन इथेनॉल सॉल्यूशन एंड देन इल्यूटेड इन वाटर और TE बफर। उसके बाद में हमको जो प्लाज्मिड DNA मिला है उसको हम इथेनॉल सॉल्यूशन के द्वारा वॉश करते हैं और उसके बाद इल्यूशन के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। ये वाटर की जगह आप TE बफर का यूज़ कर सकते हैं। TE बफर का फुल फॉर्म है ट्रिस EDTA बफर। इसके बाद में मटेरियल इसमें क्या क्या लगते हैं, माइक्रोफ्यूज ट्यूब लगता है, रिसस्पेंशन बफर कैसे बनता है, तो 50 mm ट्रिस HCl लेते हैं जिसका pH होता है 8, इसमें मिक्स करते हैं 10 mm EDTA, 100 म्यूजी पर ml RNase एंजाइम यहाँ पे मिक्स करके रिसस्पेंशन बफर बनाया जाता है। लाइसिस बफर के लिए लेते हैं हम 0.2 N मतलब नॉर्मलिटी 0.2 N NaOH 1% SGS सोडियम ड्यूटेसिल सल्फेट। इसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन बफर के लिए हम 3 to 5 M पोटेशियम एसीटेट का यूज़ करते हैं जिसका pH होता है 6। स्पिन कॉलम के लिए ये आपको ऑलरेडी बना बुना एक किट मिलता है, किट का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आइसोप्रोपेनॉल लगता है। वॉशिंग बफर के लिए हम 70% इथेनॉल का यूज़ करते हैं। इल्यूशन बफर या TE बफर जिसको हम कहते हैं, इसके लिए हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम TE बफर बना सकते हैं। TE बफर का जो कंपोजिशन है वो है 10 mm ट्रिस जिसका pH होता है 8 और 1 mm EDTA। इक्विपमेंट इसके लिए क्या क्या लगता है, तो इसके लिए हमको वॉटेक्सर की ज़रूरत होती है और सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत होती है। प्रोटोकॉल क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई कोलाई जिसमें क्या है प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया का LB5 मीडिया में हम कल्चर करते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक हम ऑलरेडी मीडिया में डालते हैं ताकि हम डीकंटामिनेटेड सिचुएशन को बनाए रखें और इसको हम सेकर पे ओवरनाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं।
इसके बाद जो हमको बैक्टीरियल कल्चर मिलता है, उस बैक्टीरियल कल्चर का हम क्या बनाते हैं, 1.5 ml जो बैक्टीरियल कल्चर लेते हैं और उस बैक्टीरियल कल्चर को हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद में क्या होगा, वो कम्प्लीटली तो डिज़ोल्व नहीं होगा, हमको थोड़े थोड़े वो उसमें पैलेट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको माइक्रोफ्यूज ट्यूब में लेते हैं। माइक्रोफ्यूज ट्यूब में लेने के बाद में उसको 2 मिनट्स के लिए 10,000 RPM में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसके बाद में हमको क्या मिलेगा, नीचे बैठा हुआ पैलेट मिलेगा और ऊपर में जो लिक्विड मिलेगा उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट को फेंक देते हैं और उसके बाद में जो हमारे पास पैलेट बचता है, उस पैलेट में हम 200 ml रिसस्पेंशन बफर मिलाते हैं। उसके बाद में इसको फिर से पैलेट फॉर्मेशन के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, वॉर्टेक्स में रख देते हैं। और वॉर्टेक्स में रखने के बाद में हमको अगेन जो मिलता है माइक्रोफ्यूज ट्यूब में, नीचे की तरफ पैलेट मिलता है और ऊपर की तरफ हमको मिलता है सुपरनेटेंट। अब यहाँ पर सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड नहीं करना है, इसी में आपको वॉर्टेक्स में रखने के बाद में आपको इसी में 250 ml लाइसिस बफर मिलाना है। लाइसिस बफर मिलाने के बाद ट्यूब को आपको तिरछा करता है, इन्वर्ट करना है और 10 टाइम्स उसको एक ही पोजिशन में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको ये दिखेगा कि आपका जो नीचे बैठा हुआ पैलेट है वो पूरी तरीके से मिल गया है और मिलने के बाद में हमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। और थोड़ी देर के बाद में आप फिर क्या देखेंगे कि वो क्लियर सॉल्यूशन थोड़ा सा क्या हो गया, विस्कस मटमैला हो गया। उसके बाद इसी में आपको 350 ml न्यूट्रलाइजेशन बफर मिलाना है। ये सारे बफर्स कैसे बनते हैं मैं सामने मतलब पहले आपको बता चुकी हूँ। 350 ml न्यूट्रलाइजेशन बफर मिलाना है। अगेन इसको ट्यूब को आपको माइक्रोफ्यूज ट्यूब को इन्वर्ट करना है, तिरछा करना है और 10 टाइम्स आपको इसको क्या करना है, एक ही पोजीशन में रख के मिक्स करना है या तब तक मिक्स करना है जब तक कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट ना बन जाए। उसके बाद में ये जो प्रेसिपिटेट जो आपको मिलता है, ये प्रेसिपिटेट जो होता है वो प्रोटीन एंड क्रोमोसोमल DNA का मिक्सचर होता है। इसके बाद में आपको इसको सेंट्रीफ्यूज करना है 10 मिनट्स के लिए 10,000 RPM में। 10 मिनट्स के लिए 10,000 RPM में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो हमको सुपरनेटेंट मिला और पैलेट मिला है, तो अब यहाँ पे पैलेट का कोई यूज़ नहीं है। सुपरनेटेंट को आप ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे माइक्रोफ्यूज ट्यूब में, उसमें आप मिलाएंगे 0.7 आइसोप्रोपेनॉल और इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 मिनट्स के लिए इंक्यूबेटर में इंक्यूबेटिंग पीरियड में रख देंगे। उसके बाद में जो हमको सैंपल मिला है, उस सैंपल को आपको स्पिन कॉलम में ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मिड मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्पिन कॉलम को 1 मिनट के लिए 7,000 RPM में आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में आपको जो सुपरनेटेंट मिला और पैलेट मिला, उसमें से सुपरनेटेंट को आपको डिस्कार्ड कर देना है और पैलेट में आपको मिलाना है 400 ml वॉशिंग बफर। और वॉशिंग बफर मिलाने के बाद में उसको 1 मिनट के लिए 7,000 RPM में फिर से सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में आपको फिर से मिलेगा सुपरनेटेंट और पैलेट, तो सुपरनेटेंट को आपको डिस्कार्ड कर देना और पैलेट में फिर से आपको 400 ml वॉशिंग बफर डालना है और 1 मिनट के लिए 7,000 RPM में फिर से आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। ये जो स्टेप है 9th स्टेप, ये आपका 2 बार होगा। दूसरे बार में आपको जो सुपरनेटेंट एंड पैलेट मिला है उसको आपको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना है। उसी में आपको क्या मिलाना है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है, उसको आपको उस माइक्रोफ्यूज ट्यूब को आपको अगेन 2 मिनट्स के लिए 10,000 RPM में सेंट्रीफ्यूज करना है ताकि जो एक्स्ट्रा वॉशिंग बफर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके बाद में आपको जो भी आपका सुपरनेटेंट एंड पैलेट है उसको एक दूसरे माइक्रोफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। उसमें आपको 50 ml इल्यूशन बफर मिलाना है। इल्यूशन बफर के लिए अपन या तो वाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रिस EDTA का यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको 1 मिनट के लिए 10,000 RPM में आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद आपको जो भी मिक्सचर मिलेगा वो है आपका प्लाज्मिड। अब उसका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली कैसे आप एनालिसिस करोगे, तो जैसे अपन अपने कॉलेज में कॉलरीमीटर यूज़ करते सिर्फ बिल्कुल उसी तरह आपको क्या करना है, ट्यूब को रीड करना है एक प्रॉपर नैनोमीटर पे कि कितने नैनोमीटर पे वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका OD क्या है वो आपको मेज़र करना है। ठीक है। द आइसोलेटेड प्लाज्मिड अंडरवेंट एन एंजाइमेटिक डाइजेस्ट विथ हिंट 3 एक एंटीबायोटिक है। हिंट 3
एक प्लाज्मिड है, सोर्स फ्रॉम NAB एंड वॉज रन ऑन एगोरस जेल विद एथिडियम ब्रोमाइड अलॉन्गसाइड 2 लेन्स ऑफ डाइजेस्टेड लैम्डा लैडर्स। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आप देख लेंगे। मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंट कलर के बैंड्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा बैंड है जो हमने आइसोलेट किया है, वो DNA बैंड कौन सा है, तो वो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे कोई डाई का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको टिमिड बताया था, टिमिड की जगह आप इथिडियम ब्रोमाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर में देखो राइट एंड लेफ्ट साइड में जो हमको बैंड दिख रहा है, यहाँ पे वो चौड़ा बैंड दिख रहा है और थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है वो बैंड, वो है आपके प्लाज्मिड। तो इसी तरह जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हो कोई भी क्रिया और जब ट्रांस इल्यूमिनेटर में आप उसको देखते हो तो आपको इसी तरह के बैंड्स प्राप्त होते हैं। लेकिन उसमें से कौन सा बैंड आप जो DNA आइसोलेट कर रहे हो वो है, उसको पहचानने के लिए हम कोई डाई का यूज़ करते हैं, तो उसके कारण हमको ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के लिए तुम्हारी कॉपी में जो भी नैनोमीटर लिखा होगा कि जिस नैनोमीटर में स्टडी करना है उसमें हम स्टडी करते हैं और हमको जो भी OD प्राप्त होता है तो हम ये बताते हैं कि हमको नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स कितने मिले। अगर हमारा क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा डेंस है तो हमको नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स ज़्यादा मिले। अगर हमारा लिक्विड जो है वो इतना डेंस नहीं है, मतलब कि गाढ़ापन जिसको आप बोलते हैं, अगर वो उसकी कंसिस्टेंसी इतनी अधिक नहीं है तो नंबर ऑफ प्लाज्मिड कम है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ प्लाज्मिड भी अधिक हैं। यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।